हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से लेवल 3 के प्रॉब्लम्स को। तो सीधे शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम तो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है, तब भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ग्लास बल्ब इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। कैन वी यूज़ एन इलेक्ट्रिक बल्ब विदाउट द ग्लास बल्ब इन स्पेस। देखिए बात क्या है ना कि हम लोग ग्लास का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ग्लास के अंदर एक्चुअल में एक गैस होता है, ठीक है ना। वो जो गैस होता है वो गैस नॉन रिएक्टिव इनर्ट गैस होते हैं। मतलब इनर्ट गैस का मतलब यह है जैसे आर्गन होता है, नाइट्रोजन होता है, बहुत तरह के गैसेस इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ऐसे गैस जो टेम्परेचर तो बढ़े बट टेम्परेचर के बढ़ने के बावजूद वहाँ पे हमारा क्या ना हो, वो टेम्परेचर तो बढ़े लेकिन उसकी वजह से ऐसा रिएक्शन ना हो जिससे फिलामेंट ही टूट जाए। तो क्या होता है ना कि अगर हम ग्लास में कवर करके ना रखें बल्ब को तो ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने की वजह से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा और ऑक्सीजन के संपर्क में आके जो फिलामेंट है वो रिएक्ट करके टूट जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म तो ऐसे भी होगा लेकिन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी फिलामेंट टूटता नहीं है क्योंकि हम ग्लास के अंदर एक गैस डालते हैं जो कि इनर्ट गैस होता है। दूसरा क्वेश्चन है कैन वी यूज एन इलेक्ट्रिक बल्ब विदाउट द ग्लास बल्ब इन स्पेस। तो स्पेस में प्रॉब्लम क्या है कि स्पेस में ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं ये कि अगर स्पेस में हम बल्ब को जलाएं तो वहाँ पे भी हीट होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पे हीट हम किसको देंगे। यहाँ पे तो ठीक है एयर इंसुलेटर है लेकिन तब भी कुछ तो कंडक्टिंग है, थोड़ा सा तो हीट वो ले सकता है। मेरी बात समझ आ रही है। लेकिन बात यह है कि अगर हम बात करें स्पेस की, वहाँ तो कोई मटेरियल ही एग्जिस्ट नहीं करता है। जब मतलब ये स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात ऐसे स्पेस की कर रहा हूँ जहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है। तो वहाँ मटेरियल नहीं होगा तो किसको हम हीट देंगे, तो बस वो गर्म होते जाएगा। कौन? बल्ब। तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा, वहाँ बल्ब ऐसे भी प्रॉब्लमेटिक होगा आई थिंक सो। तो आप 72 को थोड़ा सा आप बताएं मुझे कमेंट में कि आप क्या सोच रहे हैं। मैंने समझा दिया जो समझाना है। 73 क्या कह रहा है, कैन अ चार्ज्ड बॉडी ए हैविंग अ वेरी स्मॉल चार्ज ऑन इट। एक बॉडी है चार्ज्ड बॉडी ए, इसमें काफ़ी छोटा सा चार्ज है, बहुत स्मॉल सा चार्ज on it be used to charge an uncharged body B such that the charge acquired by B is many times more than that on A। हम सवाल में कह रहा है कि A में कुछ चार्ज है और B एक अनचार्ज्ड बॉडी है। क्या B अनचार्ज्ड बॉडी को हम A के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या, जैसे मान लेते हैं मेरे पास A बॉडी है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये अनचार्ज्ड बॉडी है, ये ए है और ये कोई और भी बॉडी है, सी मान लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने पॉजिटिव नज़दीक लाया तो नेगेटिव नज़दीक आ गया और पॉजिटिव दूर चला गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को रिपेल करता है। इसमें हम कुछ कुछ किए, आपको पता ही होगा। इसको हटाने के बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक हमने अर्थिंग कर दिया। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आके पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया, तो सिर्फ कौन बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। बात समझ आ रही है। अब ये जो सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा उसके बाद इसको हटा देंगे। इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ पे फर्दर थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, है ना। इसको रखते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हटा दिया और इसमें सिर्फ नेगेटिव आया। उसके बाद क्या किया, इसको भी हटा दिया, तो क्या आ जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बात यह है कि हमने ए से इंड्यूस कर दिया सी में कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से और भी सी टाइप का बॉडी लेके आ सकते हैं, नेगेटिव चार्ज फिर लेके आ सकते हैं, और ये किसको हम दे सकते हैं, बी को। हम ये कह रहे हैं कि ए की वजह से सी में चार्ज आ गया, इंड्यूस होके निगेटिव चार्ज आ गया। जब बी में हम देंगे तो आधा सी में रहेगा, आधा बी में रहेगा। फिर आइडेंटिकल सी जैसा और एक बॉडी लेके आएंगे, फिर बी में देंगे, फिर उसी तरीके से फिर करेंगे। ये प्रोसेस हम कई बार कर सकते हैं जिसकी वजह से बी में बहुत सारा चार्ज आ सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस में आपको बीच में और एक बॉडी लेके आना पड़ेगा। तो पहले हमने क्या किया, ए से सी में इंड्यूस करके चार्ज लेके आया, फिर बी को दिया, फिर उसी दूसरे न्यूट्रल बॉडी को लाया, फिर बी को दिया,
फिर इसी तरह से दिया, फिर इसी तरह से दिया, ये बार बार करते जाएंगे तो बी में चार्ज बढ़ते जाएगा। तो हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि ए में हमारा कम चार्ज है और ए की वजह से ही बी में इससे कई टाइम्स चार्ज आ जाए मैग्नीट्यूड वाइज, और बिल्कुल सही बात है। आई थिंक बात आप समझ पाए होंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैं न्यूमेरिकल में ज़्यादा वक्त लगाऊंगा, तो इसीलिए आता हूँ मैं सीधे न्यूमेरिकल में। 74 कह रहा है अ स्फेरिकल शेप्ड मेटेलिक बॉडी ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर्स है, बहुत बढ़िया। गेन्ड 15 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। गेन करने का मतलब इसमें निगेटिव चार्ज आ गया। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर इन एसआई सिस्टम। सरफेस चार्ज डेंसिटी, अभी के लिए हम इसको सिंबल देंगे सिग्मा या रो, नहीं सिग्मा, है ना। ये कितना होगा? तो फॉर्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। अब चूंकि स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया लेंगे। स्फीयर का एरिया क्या होता है हमारा? 4 पाई आर स्क्वायर, और हमको एसआई यूनिट में लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? 5/100 मीटर। मीटर इज एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, और रेडियस ये होगा 0.05 मीटर। एम आई राइट? सही ना? 5 सेंटीमीटर से तो लिया है ना, बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे बच्चों, या इसी को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻² पर जाएगा तो -2। ये ज़्यादा अच्छा है, स्टैंडर्ड वे में हम इस्तेमाल करते हैं। अब चार्ज कितना होगा पहले निकाल लेते हैं। चार्ज का फार्मूला एनी, एक इलेक्ट्रॉन में कितना? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -19 कूलम चार्ज, कैपिटल सी कूलम चार्ज का यूनिट है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 15 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स। एक में इतना 1.6, 10⁻⁻19। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अभी हम, बस सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। कोई बात नहीं, आप नेगेटिव भी चाहें तो लिख सकते हैं, मैं नेगेटिव ही दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा 16×5 का 0 हासिल 8, 16 के 8 24, 24 निगेटिव में 10⁻6 में 9 गया, -13 कूलम। तो -24 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -13 कूलम। हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए। चार्ज आ गया -24, 10⁻⁻13 कूलम। एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी निकाल लेते हैं, काय रहेगा ये 4 पाई आर स्क्वायर। पाई कितना? 3.14 ले लेते हैं। रेडियस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें, 4 चौक रहने दीजिए, 4 इंटू 3.14, 5 5 6 25, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा है, आई एम सॉरी, दिखाई पड़ जाएगा यहाँ पे। 4 गुना 3.14 गुना 25 गुना 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। 4 6 के 24, है ना। तो 6 बाई -6 बाई 25 चौक 100 का 0 हासिल 10, 10 में 3, 75 3 78, तो हो जाएगा 78.50। एम आई राइट? एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ ठीक है, 150 से और भी कंसिडर हो सकता था, नो वरीज। इंटू 10⁻⁻13 -4 ऊपर जाएगा तो +4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। 4 में 13 क्या -9, ये हो जाएगा -600/7850 इंटू 10⁻4 में 13 गया -9, है ना, कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक 0 कैंसिल हो गया तो 60 होगा। पॉजिटिव हम मतलब इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो बस पॉजिटिव ही लेंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन अजीब व गरीब हो रहा है, नो वरीज। 10⁻⁻9 में एक 0 और एक 0, 2 0 डाला, मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब 10⁻2 से। तो क्या हो जाएगा 6000/785। इसको अगर करेंगे तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। 6000/785, 6000/785, 785,
7.64 सही है, 7.64, 2 पर जाएगा -2 -11, 10 रेज टू द नेगेटिव 11 कूलम पर मीटर स्क्वायर। दैट इज हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में जो चार्ज है वो कितना आया 7.64 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -11 कूलम, निगेटिव में है ना। आई थिंक आपको समझ आया होगा, सिंपल सा है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 74 हो गया, 75 में आते हैं। क्या कह रहा है 75? ये कह रहा है अ कॉपर वायर ऑफ मास 20 ग्राम्स, एक कॉपर वायर है, मास 20 ग्राम्स है, कैरीज अ करंट ऑफ 6.023 एम्पियर, 6.023 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कॉपर वायर फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर वायर इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स में कितना फ्रैक्शन फ्लो कर जा रहा है ना। और ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, ग्राम एटॉमिक वेट, GAW मैंने लिख दिया बस अभी, ये गिवन है हमारा 63.5 ग्राम्स। मोल वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो हमें पता है जो चार्ज है, करंट का फार्मूला क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज का फार्मूला क्या होगा, करंट गुना टाइम, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आपकी मर्जी है। चार्ज क्या होता है, करंट गुना टाइम, ये सिंपल सा फार्मूला है। करंट क्या होता है बच्चों, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बॉडी। ओके, करंट कितना है हमारा 6.023 एम्पियर या कूलम पर सेकंड कहें आप, ये कूलम पर सेकंड, टाइम कितना 2 सेकंड्स, कूलम पर सेकंड, सेकंड खत्म, कूलम में आंसर आएगा। तो इसको रहने दीजिए 6.023 इंटू 2 कूलम। बहुत बढ़िया। अब हम लोग अगर बात करें मोल्स की बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स की, तो इसमें जो फार्मूला होता है ये होता है गिवन मास बाई मोलर मास इज इक्वल टू, यही होता है हमारा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो 2 तरह से हमारा मोल्स निकलता है। अब ये आप याद रख लें, अभी ये कितना 20 ग्राम्स है, मोलर मास कितना दिया हुआ है 63.5 ग्राम्स, है ना, ग्राम एटॉमिक वेट जो है हमारा। और ये निकालना है अगर कॉपर में कितना है, एवोगाड्रो में पता है हमें 6.023 10 रेज टू द पावर ऑफ 23। अभी इस पर डिस्कस नहीं करें, केमिस्ट्री की बात है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कॉपर में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 20/63.5 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 23। ये नंबर ऑफ एटम्स हुए। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर कॉपर का कितना होता है 29, कॉपर जिंक, हाँ 29, तो 29 से बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 29 इंटू 20/63.5 या सीधे 200/635 गुना 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 23। ये हो गया हमारा क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों। तो फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें तो Q इज इक्वल टू, हमारे पास जो फार्मूला है ये भी पता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है NE, Q बराबर हो गया NE इज इक्वल टू 6.023 इंटू 2। तो यहाँ से अगर n निकाला जाए तो ये होगा 6.023 इंटू 2 डिवाइडेड बाई E का वैल्यू 1.6 10 रेज टू द पावर ऑफ -19। ये हो गया हमारा n। और यहाँ पे टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इतने, समझ रहे हैं। तो फ्रैक्शन अगर निकालना हो दोनों का तो ये हमारा ये आया इतना बाई इतना 6.023 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1.6 10 पे पावर -19 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 200 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 635। अब इसको सॉल्व करना बहुत टफ बात नहीं है, इसको आप सॉल्व करेंगे
तो रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से बहुत कुछ कैंसिल होगा। मैं करके दे रहा हूँ, आप क्यों कहेंगे मैंने किया नहीं। तो ये हो जाएगा 2/1.6 10 पे पावर -19 इस पॉइंट 20 हो जाएगा, इंटू 635 ऊपर चला जाएगा नीचे 29 गुना 200 गुना 10 पे पावर 23। तो इस तरह से इसको अगर सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना, तो हमारे पास बहुत सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, यहाँ पे मैं 10 2 8 है 16, 2 चौक 8, 2 5 10, काफ़ी ख़राब कैलकुलेशन कर रहे हैं, 5 चौक 20, 0, 5 8 40, 5 1 5, 5 2 10, 5 7 35, है ना। तो 127 बाई 29 गुना 4 गुना 8 सही है। 10 पे पावर कितना 19, 23 में 19 का 4, -4 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये अगर आप कैलकुलेशन करेंगे इसको डिवाइड करके तो ये आता है 0.136 या 7, 10 पे पावर -4। अगर हम एक आगे लेके बढ़ाएं तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 पे पावर क्या होगा -5। और ये क्या आया हम खुद ही भूल गए, फ्रैक्शन आया ये एक्चुअली, समझ गए। तो जितने सारे यहाँ पे हमारे पास हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शन वाला, मतलब ये टोटल निकल के आया और ये हमारे पास जो यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हुआ इस करंट के प्रोसेस में, ठीक है, दोनों का रेशियो आया 1.37 × 10⁻⁵। ये ऊपर है ये नीचे, मतलब ये वाला इसका इतना टाइम्स है 10⁻⁵, मतलब 0.00001 टाइम्स, बहुत कम अमाउंट। आई थिंक समझ आया होगा, बस डिवाइड करना था, फ्रैक्शन निकालना था। डन। चलिए नहीं समझ आए तो मुझे आप कह सकते हैं, उतना तो आप कर ही सकते थे, वो थोड़ा सा आप आगे प्रोसीड करते तो आपको बन जाता, कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री आ गया बच्चों, है तो फिजिक्स ही। चलिए 75 हो गया, 76 में आते हैं बच्चों। तो प्रॉब्लम नंबर 76 कह रहा है ए बी एंड सी आर 3 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स, ठीक है। तो ए है, बी है, सी है, तीनों आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स है, हैविंग पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। The deficiency or excess of electrons present in A, B and C are 10, 20 and 30. एक में 10 है, एक में 20 है, एक में 30, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। Initially the spheres A and B are brought in contact. A और B को कांटेक्ट में लेके आया गया, तो A और B को अगर कांटेक्ट में लेके आएंगे तो दोनों का चार्ज बस ऐड हो जाएगा, तो कितना -10 चार्ज आएगा। तो A में कितना आएगा, -10 का आधा -5, इसमें -5, आइडेंटिकल है। अगर चार्ज की बात करें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹, तो हम देख ही लेंगे। सेकंड नंबर, उसके बाद B और C को, देन इनिशियली द स्फीयर्स A and B are brought in contact and then B and C। अब B और C को, B में ऑलरेडी अब -5 आ चुका है, तो -5 और C में कितना था, अभी कुछ नहीं किया उसको, तो ये आ गया हमारा 30 में 5 गया, +25, ठीक है बच्चों। चेक कर लेते हैं, 31 है, 10 20 और 31 है, आई एम सॉरी, तो यहाँ पे 31 होगा, यहाँ पे कितना होगा 26 होगा, +26। तो अब A में -5 हो गया, B में -5 नहीं, अब B में कितना हो गया, B और C में 26 का आधा 13 पॉजिटिव में, और इसमें भी क्या +13। तो फाइनली B और C में +13 डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और A में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव मतलब एक्सेस हो गया और पॉजिटिव मतलब डिफिशियंसी हो गया, है ना। रब करते हैं तो क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जाता है उसमें पॉजिटिव चार्ज, उसमें कम हो गया, उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, और जिसमें गया उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, है ना।
तो ए में फाइनली -5 इंटू 1.6 10 पे पावर -19 कूलम, 16×5 80, -8 10 पे पावर -19 कूलम। बी में और सी में सेम चार्ज हो जाएगा, 13 पॉजिटिव में इंटू 1.6 10 पे पावर -19 कूलम। 13×6 = 78 काट हासिल 7 मेरे साथ 20 पॉजिटिव 20.8 10 रेज टू द पावर ऑफ -19 कूलम। तो फाइनली ए में -8 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -19 कूलम चार्ज होगा, और बी और सी दोनों में सेम चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव 20.8 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -19 कूलम्स। ओके, तो ये प्रॉब्लम नंबर कौन सा हुआ बच्चों? 76। आते हैं 77 में। क्या कह रहा है 77 में? इस पर भी डिस्कस कर देते हैं बस। द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड ऑफ स्पेशल रबर विच मेक्स देम स्लाइटली कंडक्टिंग, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर यूजिंग स्पेशल रबर। देखिए, स्पेशल रबर इस्तेमाल करने का रीज़न ये है कि अगर उसमें हम उसको कंडक्टिंग ना बनाएं तो वो जो एयर के कांटेक्ट में आता है और बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा चार्ज्ड हो जाता है, तो वो सारा जो चार्ज है कहाँ जाएगा? तो अगर कंडक्टिंग बना देते हैं तो वो सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है। अगर कंडक्टिंग नहीं बनाएंगे तो चार्ज रह जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो 77 में ये बात थी जो मैंने बता दी। तो कंडक्टिंग बनाना ज़रूरी होता है, जिससे चार्ज जो एक्यूमुलेट हो वो भाग जाए, ख़त्म हो जाए। अब आते हैं हम लोग, सवाल कह रहा है दिवजी वांट्स टू चेक हिज करंट बिल जनरेटेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर में 31 डेज होते हैं, विच वॉज बिल्ड एट एन अमाउंट ऑफ ₹4,800। तो इतना बिल हुआ 4800 रुपये। द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इज़ ₹5। तो ₹5 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। 1000 वाट को अगर आप 1 घंटा इस्तेमाल करें तो उससे जो बिजली खर्च होती है वो एक्चुअली जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो 1 किलोवाट आवर है। द लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड दियर डिटेल्स आर टेबुलेटेड बिलो। इज़ द बिल जनरेटेड करेक्ट? इफ़ नॉट, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द अमाउंट ही फाउंड। 100 वाट के बल्ब्स हैं, 100 वाट बल्ब्स हैं, 5 ऐसे बल्ब्स हैं और 6 घंटा पर डे इस्तेमाल होता है। तो बोलिए, देखिए एनर्जी का फार्मूला होता है पावर गुना टाइम, है ना? पावर एनर्जी बाय टाइम, जूल पर सेकंड, पावर जूल पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना जूल एनर्जी खर्च होता है? तो एनर्जी बराबर पावर गुना टाइम। ये यूनिट मैंने लिखा है 100 वाट। देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, 100 को 1000 से डिवाइड किए तो ये किस में आया? किलोवाट में, है ना? और 6 घंटे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन कितना? 5 ऐसे बल्ब से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? 600/1000, 0.6, है ना? 0.6 इंटू 5, 6×5 = 30। तो ये हो जाएगा हमारा, कुछ गलती हुई क्या? इस तरह के 6 बल्ब्स हैं, आई एम सॉरी 5 नहीं 6 बल्ब्स हैं। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होगा? 6, दैट इज़ 3600/1000। ये आएगा 3.6 किलोवाट आवर या 3.6 यूनिट। ये जो यूनिट है ये किलोवाट आवर ही। गॉट इट? ये हो गया पावर, ये हो गया टाइम, और कितना? और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 6 बल्ब्स हैं, एक बल्ब की बात हो रही है। तो 3.6 किलोवाट आवर या 3.6 यूनिट्स इस्तेमाल हो रहा है बल्ब्स की वजह से। दूसरा 200 वाट का फैंस है, 200 वाट फैंस है। कितने सारे फैंस है? 5, और 8 घंटा पर डे इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका भी वही हाल होगा, क्या होगा? 200/1000 किलोवाट हो जाएगा ये, और कितना? 8 घंटे इस्तेमाल हो रहा है। और कितने सारे इस तरह के? 5 हो गया, 8×5 = 40, दूना 80, 100, मतलब 8 किलोवाट आवर होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2500 वाट का रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, और एक ही है और 8 घंटा पर डे इस्तेमाल होता है। तो इसका भी वही हाल होगा, 2500/1000, ये होगा किलोवाट इंटू, ये तो एक ही है, 8 घंटा पर डे इंटू 1 करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ठीक है इतना कुछ किया तो कर लेते हैं। 25 8 है, 25 चौक 10,000 हो जाएगा, और 20,000, दैट इज़ 20 किलोवाट आवर आ जाएगा।
तो टोटल यूनिट्स की अगर हम बात करें तो ये 20 हुआ, उसके बाद 8 हुआ, उसके बाद 3.6, 6, 8 3 1, 1 3, 31.6 यूनिट्स इस्तेमाल हुआ और 5 रुपया पर यूनिट हो रहा है। तो कॉस्ट जो होगा वो होगा 31.6 इंटू 5, 5 6 के 30 का 0 हासिल, 3 5 3 8, 5 3 15, ये क्या हो गया। और कॉस्ट टोटल और भी तो होगा, कितने दिन के लिए, तो एक दिन की बात हो रही है, 31 डेज़ के लिए। तो ठीक है, 3 3 8 5 3 15, तो 158 इंटू 31, तो 158 इंटू 31 अगर करके देखें तो लेट मी हैव कैलकुलेशन, कितना 158 इंटू 31, 158 इंटू 31, 4898, तो रुपया 4898, लेकिन बिल कितना आया 4800 का। तो करेक्ट तो नहीं है और बहुत सारे कैलकुलेशंस की वजह से, मतलब वहाँ तो और भी कुछ कुछ पे होता है, फिर उसके बाद कुछ डिस्काउंट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना तो है कि सेम नहीं है, 4800 ना, ये कितना 4800, तो डिफरेंस कितना आया 98 रुपीज़ का डिफरेंस आया। जो बिल आया और जो बिल आना चाहिए उसमें 98 का डिफरेंस आया। मैं अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन में इसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना तो आया है ना। चलिए, अब मीटर का अलग से चार्ज होता है, क्या क्या होता है, लेकिन यहाँ पे तो कम ही आ गया, 4898 बिल आना चाहिए कैलकुलेशन के आधार पर, लेकिन बिल तो 4800 रुपये का ही आया है दिसंबर महीने में। हमारे यहाँ तो मंथली भी नहीं आता, कब आता है पता ही नहीं, जो भी हो 79 में आता है। क्या कह रहा है 79 नंबर, A is a conducting rod connecting to a cell as shown in the diagram. If 5 ampere current passes through the circuit for 5 seconds, find the amount charge accumulated on A. देखिए बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है, लेकिन इधर से हमारा कुछ कुछ लगा हुआ है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ। इससे जब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने का मतलब ये कि चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग बात है। जब करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ ही नहीं, तो चार्ज कितना हुआ, ज़ीरो। बात समझ आ रही है। इसीलिए कहा जाता है कंडक्टिंग वायर में, जो घर में हमारे पास तार हैं, उसमें नेट चार्ज कितना है हमारा, ज़ीरो, चार्ज ही नहीं है, वहाँ पे तो फ्लो कर रहा है करंट। जब करंट फ्लो करे तो चार्ज की बात नहीं करेंगे, तो करंट है, चार्ज नहीं है, चार्ज ज़ीरो। चलिए 80 नंबर, इन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये आपको पता ही होगा कि वी आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल मेड ऑफ एटम्स। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ज़्यादातर जगह इलेक्ट्रॉन लेके रखा है, इलेक्ट्रॉन काफ़ी तेज़ घूमता है वहाँ पे। कह रहा है कैन दिस बी ट्रीटेड एज इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल, वो जो चल रहा है वहाँ पे क्रॉस सेक्शन अगर माने तो उस क्रॉस सेक्शन से तो करंट, इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ से क्रॉस करेगा तो वो तो करंट बनाएगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, और वहाँ से अगर जाएगा तो पर सेकंड जितना, वो बता दे रहा हूँ, कैन दिस बी ट्रीटेड एज इलेक्ट्रिक करंट, यस इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस 2000 टाइम्स इन 1 सेकेंड्स। मतलब एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में वहाँ से 2000 बार वहाँ जाता है, मतलब उस क्रॉस सेक्शन में 2000 इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रीट कर सकते हैं 1 सेकंड में। मतलब अगर करंट की बात करें तो फार्मूला क्या होगा, चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज हमारा, टाइम तो 1 सेकंड ले रहे हैं, तो चार्ज क्या होगा, NE डिवाइडेड बाई टाइम कितना 1 सेकंड, टाइम T लिख रहे हैं, N कितना हमारा 2000 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन में 2000 बढ़ जा रहा है, 1.6 10 पे पावर कितना -19 कूलम, है ना। नेगेटिव अभी नहीं ले, बस हम नेगेटिव में आएगा, वैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो टाइम कितना 1 सेकंड, ये तो कूलम में है, कूलम पर सेकंड एम्पियर, 1632 दैट इज 3200 10 रेज टू द पावर ऑफ -19 कूलम, है ना, या 3.2 3 0 चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा -16 कूलम, मतलब 1000 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 पे पावर 3 3 में 19 गया, -16, तो 3.2 10 रेज टू द पावर ऑफ -16 कूलम, नहीं आई एम सॉरी, कूलम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। ये बात समझ आई ना। 3200 को हम लिख सकते हैं 3.2 इंटू 1000, मतलब 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3 और -19, मतलब 10 पे पावर -19, दोनों मल्टीप्लाई होके बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 3 - 19 कितना होगा, -16। तो बात समझ आ गई होगी आपको, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। चलिए आते हैं 81, क्या कह रहे हैं 81 में एक फिगर बना हुआ है, सारे बल्ब्स आइडेंटिकल हैं, यहाँ पे एक बल्ब है,
दूसरा बल्ब यहाँ पे है, उसके बाद एक बल्ब यहाँ पे है, एक बल्ब यहाँ पे है, एक बल्ब यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ स्विच को क्लोज कर दिया जाएगा। आई थिंक सो यही बोला होगा। 1 2 3 ये 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कह रहा है कि भारत टेक्स 5 आइडेंटिकल बल्ब्स। आइडेंटिकल हर सेंस में इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, जो रुकावट होगी वो बराबर होगी, है ना। B1 B2 B3 B4 and B5 and connects them to a cell as shown in the figure. He compares the current passing through the different bulbs and the potential difference across different bulbs when the circuit is closed. What does he conclude? देखिए बात क्या है ना, जब इसको हम क्लोज कर देंगे तो करंट अगर I यहाँ से निकल रहा है, ये दोनों आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, तो आधा करंट इधर जाएगा, आधा करंट इधर जाएगा। आइडेंटिकल नहीं होता तो प्रॉब्लम होता थोड़ा समझने में। अब ये दोनों I/2, मतलब ये करंट गया, ये करंट आधा इधर गया आधा इधर गया। अब ये करंट दोनों मिलके फिर I हो जाएगा, फिर ये आइडेंटिकल है, फिर ये आधा आधा हो जाएगा, I/2 I/2, ठीक है। और सब आइडेंटिकल है तो सबका रेसिस्टेंस सेम होगा, तो फॉर्मूला होता है V बराबर IR। सबका रेसिस्टेंस सेम मतलब R बराबर क्या होगा, V/I। जब रेसिस्टेंस सबका सेम होगा तो वोल्टेज और करंट, तो अगर करंट डबल, देखिए करंट यहाँ आधा है, यहाँ पे देखिए करंट आधा है, करंट आधा है, मतलब यहाँ पे डबल है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ 2I करंट लेते तो यहाँ I होता, यहाँ पे फिर 2I हो जाता, फिर यहाँ I हो जाता। तो रेसिस्टेंस अगर सबका सेम है तो करंट अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज भी, हमारा जो पोटेंशियल का ड्रॉप है यहाँ पे वो भी बढ़ेगा, और अगर करंट घटेगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप भी घटेगा। तो बात ये है कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V है तो यहाँ पे भी V है, क्योंकि पैरेलल में सेम होता है। यहाँ क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर V हो जाएगा। तो बात यह है कि फर्स्ट में, 4 में, थर्ड में, फिफ्थ में सब में करंट सेम, और उसका डबल करंट किस में, सेकंड में। फर्स्ट में, फोर्थ में, थर्ड में और फिफ्थ में सब में वोल्टेज सेम, उसका डबल वोल्टेज किस में, सेकंड में। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बल्ब्स आर आइडेंटिकल, रेसिस्टेंस सेम है। ओके बच्चों, आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। 81 हो गया। अब 82 में आते हैं। 82 में कह रहा है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस 10 raised to the power of 20 ions of copper are found to get drawn to the cathode in 16 seconds। कितना, 10 पे पावर 20, और कितने सेकंड्स में, 16 सेकंड्स में। और कॉपर की बात हो रही है तो कॉपर के एक एटम की अगर बात करें, एक एटम की बात करेंगे ना, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो एक आयन की बात करें तो 2 प्लस मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से अगर हम इसका चार्ज की बात करें, 10 पे पावर 20 तो है ही, इंटू 2 हो जाएगा, इंटू कितना, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज 10 पे पावर, मतलब यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में होगा, लेकिन चार्ज तो इतना ही होगा। लेकिन चूंकि 2 प्लस है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, कितने सारे, 10⁻20। तो ये हो गया हमारा चार्ज का वैल्यू। 16×32 दैट इज 3.2, 20 में 19 गया 1, दैट इज 32 कूलम। चार्ज कितना हो गया, 32 कूलम। कितना सेकंड है, वैसे करने की जरूरत नहीं थी, तो वैसे भी कैंसिल हो जाता, ठीक है, नो वरीज। और टाइम कितना है हमारा, 16 सेकंड। तो करंट का फार्मूला चार्ज बाई टाइम, चार्ज हो गया 32 कूलम और टाइम हो गया 16 सेकंड्स, दैट इज 2 कूलम पर सेकंड, 2 एम्पियर। द करंट इज 2 एम्पियर्स। काफ़ी आसान था, ठीक है बच्चों। 83 अगर मैं आपको होमवर्क दे दूं शायद आप खुद बना लेंगे, लेकिन ठीक है मैं बना दे रहा हूं, अभी मैंने करके दिया है आपको। इसमें वही रेट निकालना है। कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ डिफरेंट अप्लायंसेज यूज्ड बाय 2 फैमिलीज ए एंड बी इन अप्रैल 2010। अप्रैल में 30 दिन होते हैं अगर मैं सही हूँ तो, जनवरी में 31, फरवरी में फिर 28 या 29, फिर मार्च में 31, हाँ 30 ही होते हैं। 83, तो 83 में कह रहा है फैमिली ए कह रहा है कि 100 वाट का बल्ब 3 इस्तेमाल कर रहा है, 100 वाट का 3 बल्ब इस्तेमाल कर रहा है, और पर डे इस्तेमाल कर रहा है कितना, 5 आवर्स पर डे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/1000 किलोवाट की बात हुई, किलोवाट हो जाएगा, है ना। चलिए लिख दे रहे हैं किलोवाट
इंटू 5 घंटे हो गए, और इसके कितने सारे हैं इंटू 3, बाद में 30 सब में तो ऐड मतलब मल्टीप्लाई कर ही देंगे, है ना, वो भूलना नहीं है। मैं 5 या 15 दैट इज़ 1.5 यूनिट्स या किलोवाट आवर, चेक भी करना ज़रूरी है, सही है। उसी तरह से दूसरी चीज़ है उसके पास इलेक्ट्रिक फैंस ऑफ 200 वाट्स, कितने सारे हैं 4 हैं, और कितना 8 घंटा पर डे इस्तेमाल कर रहा है, गर्मी का दिन होगा शायद, तो 200 बाई 1000 गुना 8 घंटा इंटू क्या होगा 4, 8 चौक 32 गुना 64, 6.4 किलोवाट आवर होगा। मैं राइट, बिल्कुल सही है। उसके बाद फ्रिज भी होगा 2500 वाट का, एक ही है, और ये इस्तेमाल कर रहा है 3 घंटा पर डे, तो हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 3 इंटू 1 ही होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 7.5 किलोवाट आवर। इसमें अब वॉशिंग मशीन भी ले लिया, वाह, 2000 वाट का, तो 2000 वाट का वॉशिंग मशीन एक है, और ये इस्तेमाल कर रहा है 2 घंटा पर डे, तो ये हो जाएगा 2000 बाई 1000 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये होगा 4 किलोवाट आवर। तो एक ही अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 1.5। मैं बी का होमवर्क दे रहा हूँ आपको, आपको करना है और बताना है, आंसर देख के नहीं, ठीक है। 1.5, 6.4, 7.5 और 4, 5 4 9 1 1 4 1 5 5 5 1 6 6 12 12 7 19, 19.44 यूनिट्स हुआ। बिल्कुल सही है। अब कॉस्ट की अगर बात करें तो 19.4 यूनिट्स हुआ, और 4 रुपये एक यूनिट का, कितने दिन की बात हो रही है 30 दिन की, तो ये हो जाएगा 19.4, एक जीरो तो यहाँ से उड़ जाएगा, 194 गुना 12, 12 चौक करता है 4, और 108 और 4 112 का 2 हासिल 11, 12 के 12 11, 12 के 12 11 23, 2328 रुपये। तो एक ही फैमिली को 2328 रुपया बिल पे करना पड़ेगा। आप सॉल्यूशन ये आंसर मत देगा, उसमें अजीब व गरीब क्या क्या कर दिया। बी का आपको निकालना है, मुझे बताएं कितना आंसर है, और प्रोसेस करके अगर आप बताएं टेक्स्ट में, मतलब कमेंट में तो आपको टेक्स्ट ही लिखना पड़ेगा, तो आई विल बी हैप्पी देन कि आपको बात समझ आ रही है। तो 83 का बी होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। चलिए तो आप खुद करके बताएं मुझे। 83 हो गया। अब आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, 84। अरे कि सीता सेज दैट अ कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प यूजेज लेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, कॉम्पेयर टू दैट ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब। जो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प है वो बिना गर्म होकर ग्लो करता है, और जो इनकैंडेसेंट लैम्प है वो ग्लो करता है गर्म होने के बाद। बट गीता हर फ्रेंड डज नॉट एग्री विद दिस। सीता प्रूव्स इट बाई कैलकुलेटिंग द मनी दैट कैन बी सेव्ड पर मंथ बाई यूजिंग अ कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प ऑफ 15 वाट। तो ये 15 वाट है ना, इन प्लेस ऑफ एन इनकैंडेसेंट वाला 100 वाट, दूसरा 100 वाट है। तो फ़र्क ही से समझ आ रहा है, आप देख ही लीजिए। पर डे फॉर 30 डेज, है ना, फॉर 30 डेज, और कितना 8 घंटा इस्तेमाल करना, 8 घंटा पर डे, दोनों को ही। तो 15 वाट मतलब क्या, 15 बाई 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, किलोवाट में बदल जाएगा, ये हो जाएगा किलोवाट इंटू 8 घंटा, और 30 दिन की बात हो रही है। कॉस्ट भी निकालना है तो कर दीजिए, कितना कॉस्ट है 2 रुपया करके यूनिट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 0 कैंसिल हो गया, है ना बच्चों। तो ये जो निकल के आएगा हमारा रिजल्ट, ये आएगा 7.2, 2 से मल्टीप्लाई करें तो रुपया में आ गया 7.2, है ना, सीधे हमारा बराबर, ठीक है। तो रुपया 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7.2 आ गया। मैं यहाँ पे कुछ और बता नहीं रहा हूँ आपको। ये होगा 100 बाई 1000 इंटू 8 घंटा इंटू 30 डेज, ये हो गया हमारा यूनिट, इनको 2 से मल्टीप्लाई तो रुपया में आ जाएगा। तो 2 0 कैंसिल, 1 0 और कैंसिल, 8 24 8 है, 8 24 48, तो 48 रुपया। इसमें 48 रुपया लगेगा, इसमें 7.2, तो कितना, बिल्कुल सही कह रही थी वो कि हाँ बचेगा, एक तो मान ही नहीं रहे थे, इसमें देखिए 8 और इसमें कितना 0, तो 40 रुपया 80 पैसा बच जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं।
देखिए जो रेसिस्टेंस होता है ना, वो लेंथ के बढ़ने से वायर का रेसिस्टेंस बढ़ता है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला, वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना रेसिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अगर हम एक गिवन मटेरियल की बात करें, अ स्टूडेंट कनेक्टेड टू कंडक्टर्स P एंड Q ऑफ एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड 2। क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, दोनों के मटेरियल को हम सेम मान लेंगे। जब सेम मान लेंगे तो रेसिस्टिविटी सेम होगी, रेसिस्टेंस नहीं, क्या रेसिस्टिविटी। अभी आप जानते हैं तो अच्छी बात है, वरना कोई चिंता की बात नहीं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। तो P और Q की बात हो रही है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, इसका 2A, इसका लेंथ L, इसका लेंथ L/2। तो बताइए एरिया Q में डबल है, मतलब जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा, और जितना कम रेसिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। उसी तरीके से लेंथ जितना कम होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा लंबाई होगी उतना ज़्यादा रुकावट होगी ना, तो जितना लेंथ कम होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो दोनों ही केस में देखा जा रहा है कि Q में करंट ज़्यादा होगा और P में करंट कम होगा। आंसर गलत दिया वैसे, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो क्या होता है फार्मूला, I बराबर V/R, V बराबर IR। तो I1 और I2 का अगर रेशियो निकालें तो ये होगा V/, दोनों में सवाल तो पढ़े ही नहीं हम, ऑफ टू डिफरेंट सोर्सेज प्रोवाइडिंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, V दोनों के लिए सेम है, बटे क्या होगा V2/R2। V सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ये R2 ऊपर चला जाएगा, 1/R1 बाई 1/R2, तो R2 ऊपर R1 नीचे। तो करंट्स का जो रेशियो रेसिस्टेंस के रेशियो का वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो I1 और I2 का रेशियो R2 क्या होगा, ρL/A। इससे आप चिंता न करें, ये रेसिस्टिविटी कहलाता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, और दोनों के लिए मटेरियल सेम मान है। यहाँ क्या होगा, इसमें भी ρL/A। ये किसका 2 वाला, क्योंकि ऊपर क्या हो गया 2, मतलब Q 2 2 1 1, ये कैंसिल हो गया, तो होगा L2/A2 गुना A1/L1। L2 क्या है हमारा Q का, तो L/2, A1 दैट इज इसका A, एरिया A है, A2 इसका 2A है ना, और L1 दैट इज L। तो क्या हो गया, A कैंसिल, L कैंसिल, 2 2 दोनों नीचे, दैट इज 1/4। तो आंसर हो गया 1:4। तो किसमें करंट ज़्यादा है, सेकंड वाले में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि सेकंड वाले का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा है, तो आराम से करंट जाएगा, और लंबाई भी कम है तो रेसिस्टेंस कम होगा, तो भी करंट ज़्यादा होगा। तो करंट दोनों ही शर्तों के हिसाब से करंट Q में ज़्यादा होगा, 4 गुना होगा, किससे, P से, मतलब 3 गुना ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा मैंने बता दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने से रेसिस्टेंस कम होता है और करंट ज़्यादा होता है, लंबाई कम होने से रेसिस्टेंस कम होता है और करंट ज़्यादा होता है। तो दोनों ही शर्तों के हिसाब से Q में ज़्यादा करंट है, और 4 टाइम्स है P से। तो आंसर क्या हुआ, करंट्स का रेशियो 1:4। आई थिंक बात समझ आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।